साथियों नमस्कार। इतिहास के अंतर्गत आज हम महाजनपद काल को देखेंगे। साथियों, इसके पहले हमने स्टोन एज को पढ़ा और उसके बाद वैदिक काल को पढ़ा, उत्तर वैदिक काल को भी हमने समझा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम महाजनपद काल को शुरू करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर महाजनपद काल की बात करें तो इसका कालखंड जो है वो 6 सेंचुरी बीसी अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का ये महाजनपद काल है। दोस्तों, इसकी जानकारी, इस महाजनपद काल की जानकारी हमको बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से जो है हमको 16 महाजनपदों की जानकारी इन दोनों ग्रंथों से हमको मिलती है। दोस्तों, अगर हम इसके उदय का कॉन्सेप्ट देखें तो इसके पहले हमने वैदिक काल में देखा था कि जो वहां की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई होती थी वो जन होती थी। वैदिक काल में सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई जन होती थी और यही कई सारे जन मिलके जो है, कई सारे जन मिलके वो बनाते हैं आपका जनपद। और ये जनपद का कॉन्सेप्ट कब आता है? वो आता है उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल में आपका जन था और उत्तर वैदिक काल में कई सारे जनपद मिलके जो है वो जनपद का निर्माण करते हैं। दोस्तों, यही जब कई सारे जनपद मिल जाते हैं तब फिर यही जनपद मिलके जो है वो महाजनपद का निर्माण करते हैं और इनका निर्माण काल जो है वो 6 सेंचुरी बीसी है अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को द्वितीय नगरी क्रांति भी कहते हैं, सेकेंड अर्बनाइजेशन। इसको जो है सेकेंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं, सेकेंड अर्बनाइजेशन। दोस्तों, हम सभी को पता है कि जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन है वो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता और इसके बाद सेकेंड अर्बनाइजेशन वो आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है और फिर तीसरा जो नगरीकरण होता है वो राजपूत काल के बाद शुरू होता है। जब इस्लाम का आक्रमण होता है तब उसके बाद जो है तृतीय नगरीकरण शुरू होता है जो आज तक चल रहा है। दोस्तों, यहां से क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, लेकिन यहां केवल ये पूछा जाता है कि कौन सा महाजनपद वर्तमान में किस जगह पे स्थित है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और उस महाजनपद का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उसकी राजधानी क्या थी। तो फ्रेंड्स, आइए हम जो है इसको समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको हम मैप के द्वारा समझेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। दोस्तों, हमने देखा इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। दोस्तों, एक चीज और, ये सेकेंड अर्बनाइजेशन क्यों कहलाता है? क्योंकि इस काल में कृषि का भी विकास हुआ और साथ ही साथ विदेशों से जो है व्यापार भी भारत के स्थापित हो गए। और दोस्तों, जब व्यापार स्थापित हो गए तो जाहिर सी बात है कि मुद्रा का प्रचलन जो है वो जरूरी हो गया। तो फ्रेंड्स, इस काल में जो है हमको आहत सिक्के या फिर जिसको पंचमार्क सिक्के कहते हैं उसका भी प्रचलन हमको देखने को मिलता है। पंचमार्क या फिर इसी को जो है आहत सिक्के भी कहा जाता है। तो इसका प्रचलन भी हमको महाजनपद काल में देखने को मिलता है। तो आइए हम कुल 16 महाजनपदों को देख लेते हैं बारी बारी से। दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले तो एक महाजनपद है कंबोज और ये कंबोज स्थित है आपका पाकिस्तान के हजारा जिले में। दोस्तों, इसको अगर हो सके तो आप नोट डाउन करते जाइए। ये कंबोज जनपद जो है वो पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो थी आपकी राजपुर या फिर हाटक। कहीं कहीं राजपुर लिखा मिलता है और कहीं कहीं हाटक लिखा मिलता है। तो इसकी राजधानी जो है वो राजपुर को मानते हैं और हाटक को मानते हैं इस आपको कंबोज महाजनपद का। दोस्तों, पाकिस्तान में ही एक और महाजनपद है, वो है आपका गांधार। और ये गांधार जो है इसकी राजधानी थी दोस्तों तक्षशिला या फिर पुष्क कलावती। इस गांधार जनपद की राजधानी तक्षशिला थी या फिर इसी को जो है पुष्प कलावती भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें और एक चीज और, अगर ये पूछा जाए कि भारत में कुल कितने महाजनपद हैं वर्तमान भारत में, तो वो कुल महाजनपदों की संख्या हो जाएगी 14। दोस्तों, भारत में अगर बात की जाए वर्तमान के भारत में
महाजनपदों की संख्या 14 है और पूरे जो संपूर्ण महाजनपद है 6th सेंचुरी बीसी में उनकी संख्या 16 है, जबकि जो उत्तर प्रदेश में जो जनपद स्थित है उसकी संख्या है 8। तो इसको आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद है, भारत में वर्तमान के भारत में 14 महाजनपद है और संपूर्ण महाजनपद जो है वो कुल 16 थे। तो दोस्तों हमने कम्बोज और गांधार की बात की, अब हम बात करते हैं कुरु महाजनपद की। दोस्तों ये कुरु महाजनपद जो है ये आपके दिल्ली के थानेश्वर में स्थित है, वर्तमान में दिल्ली के थानेश्वर में स्थित है और इसकी राजधानी थी दोस्तों हस्तिनापुर। इसके बाद यहीं पे एक और महाजनपद है पांचाल। ये पांचाल महाजनपद जो है वर्तमान यूपी के फर्रुखाबाद, बरेली और बदायूं 3 जिलों में ये फैला हुआ है, फर्रुखाबाद, बरेली और बदायूं। और इसकी जो राजधानी थी उत्तरी राजधानी इसकी अहिछत्र थी और इसकी दक्षिणी राजधानी वो आपकी काम्पिल्य थी। तो हमने ये देखा कि पांचाल जो है उत्तरी राजधानी वो अहिछत्र है और दक्षिणी राजधानी इसकी काम्पिल्य है और ये वर्तमान यूपी के जो है वो 3 जिलों में फैला हुआ है, फर्रुखाबाद, बरेली और बदायूं। इसके बाद अगर हम कौशल महाजनपद की बात करें तो कौशल महाजनपद की राजधानी वो श्रावस्ती या फिर इसी को कुशीनगर कहते हैं और इस श्रावस्ती की पहचान जो है वो सहेत महेत से होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सहेत महेत की पहचान किससे की जाती है, तो सहेत महेत की पहचान जो है वो श्रावस्ती से की जाती है और ये वर्तमान में आपके अयोध्या के क्षेत्र में आपका ये कौशल महाजनपद स्थित है। इसके बाद अगर हम वज्जी की बात करें तो दोस्तों ये वज्जी जो है इसकी राजधानी वैशाली थी, जो कि वर्तमान में इसको बसाड़ कहा जाता है और ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। बिहार के वज्जी इसकी राजधानी वैशाली है जिसको वर्तमान में बसाड़ कहा जाता है और इसका जो वर्तमान स्थल है वो है आपका बिहार मुजफ्फरपुर। दोस्तों इसके बाद अगर हम मल्ल महाजनपद की बात करें तो इसकी राजधानी दोस्तों पावा है और ये वर्तमान में कुशीनगर में स्थित है। इसकी राजधानी पावा है और इसकी पावा भी राजधानी है और कहीं कहीं जो है मल्ल की राजधानी कुशीनगर भी दिखती है और ये वर्तमान में भी कुशीनगर में ही स्थित है। इसके बाद दोस्तों अगर हम शूरसेन की बात करें, ये एक महाजनपद है शूरसेन जो वर्तमान में यूपी के मथुरा में स्थित है और इस शूरसेन की राजधानी भी जो है वो मथुरा ही हुआ करती थी। इसके बाद अगर हम वत्स महाजनपद की बात करें तो दोस्तों वत्स महाजनपद जो है इसकी राजधानी आपकी कौशाम्बी है और ये वर्तमान के इलाहाबाद के क्षेत्र में स्थित है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है वत्स से कि वत्स का जो शासक था वो उदयन था और ये पौरव वंश का शासक था। वत्स महाजनपद का शासक वो उदयन था और ये पौरव वंश से संबंधित था। इसके बाद अगर हम काशी की बात करें तो दोस्तों काशी की राजधानी वो बनारस है जो कि आपके यूपी में स्थित है और वर्तमान में भी इसका जो क्षेत्र है वो वाराणसी ही है। तो काशी की जो काशी महाजनपद है उसकी राजधानी बनारस थी और ये हमेशा कौशल और मगध के अधीन ही रहा है। समय समय पे ये काशी जो है कभी स्वतंत्र नहीं रहा है, ये कौशल और मगध के अधीन ही रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम मगध की बात करें तो इन 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध और इसी मगध महाजनपद पे ही जो है आगे चल के अशोक का साम्राज्य अर्थात मौर्य वंश की स्थापना जो है इसी महाजनपद काल में होती है। और मौर्य वंश के पहले इस पे जो है वो नंद वंश का शासन था। तो यही मगध जो है आगे चल के इन पूरे 16 महाजनपद को जो है वो अपने अधीन कर लेता है और भारत में पहली बार मौर्य काल में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना जो है इस मगध महाजनपद के शासकों द्वारा की जाती है। इसके बाद अगर हम अंग की बात करें तो दोस्तों अंग की राजधानी वो चंपा है और ये वर्तमान में बिहार के भागलपुर में स्थित है। दोस्तों अंग एक नियोजित नगर था जो कि महागोविंद के द्वारा जो है बसाया गया था, मतलब इसका जो वास्तुकार था वो महागोविंद था। चंपा एक नियोजित नगर था। चूंकि हमने बात की कि इस समय जो है वो द्वितीय नगरीकरण का काल था
तो नगरीकरण की संरचना जो है वो हर महाजनपद में दिखाई देने लगती है, और सबसे ज्यादा जहां दिखाई देती है वो है आपकी चंपा, और यह एक नियोजित नगर था। ये वर्तमान में बिहार के भागलपुर में स्थित है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अवंती, तो अवंती दोस्तों इसकी जो उत्तरी राजधानी थी वो थी आपकी उज्जैनी, और जो दक्षिणी राजधानी है ये है आपकी माहिष्मती। और इसका जो शासक था दोस्तों वो था चंद्रप्रडोत, और चंद्रप्रडोत को जो है एक पीलिया नामक बीमारी हो गई थी, और उस पीलिया नामक बीमारी को सही करने के लिए बिंबिसार ने जो है जीवक नामक वैद्य को ठीक करने के लिए भेजा था, और जिसने जो है इसकी पीलिया नामक बीमारी को ठीक कर दिया था। यह इतिहास में वर्णन मिलता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे जब हम महाजनपद को पढ़ने लगेंगे, जब हम मगध काल को पढ़ने लगेंगे तब हम इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें मत्स्य की, तो मत्स्य जो है इसकी राजधानी विराटनगर है, और ये वर्तमान में राजस्थान में स्थित है या फिर ये मरुस्थल में स्थित है। अभी हाल में यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन आया कि निम्न में से कौन सा महाजनपद मरुस्थल में स्थित है, तो दोस्तों इसका उत्तर जो है यही हो जाएगा कि आपका मत्स्य महाजनपद जो है वो मरुस्थल में स्थित था। इसके बाद दोस्तों इसके बाद चेदी है। चेदी दोस्तों वो वर्तमान के बुंदेलखंड में स्थित है, और इसकी राजधानी जो है वो सुक्तिमती है। चेदी वर्तमान में बुंदेलखंड में स्थित है, और इसकी राजधानी जो है वो सुक्तिमती है। इसके बाद दोस्तों अगर हम अश्मक की बात करें, तो अश्मक जो है वो दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था जिसकी राजधानी पोटन थी। इसकी राजधानी दोस्तों पोटन थी। ये दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। तो फ्रेंड्स हमने जो है पूरे 16 महाजनपदों को देख लिया है। आइए हम एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। हमने ये बताया कि भारत के बाहर अर्थात पाकिस्तान में आपके 2 महाजनपद स्थित हैं, कंबोज और गांधार। कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक है, जबकि गांधार की राजधानी तक्षशिला या पुष्प कलावती है। इसके बाद जो है कुरु महाजनपद देखा, जो कि वर्तमान के दिल्ली के थानेश्वर में स्थित है। इसकी राजधानी है हस्तिनापुर। फिर हमने पांचाल को देखा। पांचाल की उत्तरी राजधानी अहिछत्र है, जबकि दक्षिणी राजधानी है वो है आपका काम्पिल्य, और ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, बरेली और बदायूं 3 जिलों में ये फैला हुआ है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इसके बाद हमने कौशल को देखा। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, जो वर्तमान में जो है अयोध्या के क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली है, जो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है, जबकि मल्ल की राजधानी वो पावा है और ये कुशीनगर में स्थित है। अंग की राजधानी दोस्तों चंपा है। इस अंग की राजधानी चंपा है और ये एक नियोजित नगर था, और ये बिहार के भागलपुर में स्थित है। इसके बाद हमने मगध को देखा। मगध जो इन पूरे 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो मगध ही था, और इसकी राजधानी आपकी राजगृह या फिर पाटलिपुत्र थी। और इस राजगृह को जो है वो कुशाग्रपुर के नाम से जाना जाता है, जबकि पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है। और ये मगध जो है वर्तमान के पटना के क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद सूरसेन दोस्तों, सूरसेन जो वर्तमान के उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है, इसकी राजधानी मथुरा थी। वत्स महाजनपद जिसकी राजधानी कौशाम्बी है, और ये वर्तमान के इलाहाबाद क्षेत्र में स्थित है। काशी की राजधानी दोस्तों बनारस है। इसके बाद मत्स्य महाजनपद वो एकमात्र महाजनपद है जो मरुस्थल में स्थित है, अर्थात राजस्थान में स्थित है। जबकि चेदी महाजनपद जो है इसकी राजधानी सुक्तिमती है, और ये वर्तमान के बुंदेलखंड में स्थित है। जबकि सबसे अंत में हमने बात की अश्मक की, जिसकी राजधानी कोटक है, और ये दक्षिण भारत का जो है एकमात्र महाजनपद है। तो फ्रेंड्स हमने जो है 16 महाजनपदों के बारे में देखा, उसकी वर्तमान स्थिति को समझा और उसकी राजधानी को भी देखा। अब हम आइए देखते हैं मगध महाजनपद को। मगध महाजनपद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की चर्चा हम करेंगे जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। साथियों अभी हमने 16 महाजनपद के बारे में जाना, और यह भी जाना कि 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था आपका मगध। दोस्तों मगध महाजनपद जो है
16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली हो गया। इसका शक्तिशाली होने के दो कारण थे दोस्तों। एक तो था ये मध्य गंगा नदी घाटी में स्थित था, मध्य गंगा घाटी में। दोस्तों गंगा घाटी में स्थित होने के कारण यहाँ की मिट्टी जो है वो कृषि के लिए बहुत ही अच्छी थी, और मिट्टी के उपजाऊ होने के कारण यहाँ का जो कृषि था, कृषि वो बहुत फला फूला, जिसके कारण से कि इसका विकास जो है वो दिनों दिन होता गया। और इसके बाद दोस्तों जो दूसरा सबसे बड़ा कारण था वो तांबे और लोहे की खदानों का जो है, तांबे और लोहे की खोज हो गई, और तांबे और लोहे की खदानों से जो है लोहा निकाल के कृषि के उपकरण जो है लोहे से तैयार किए जाने लगे, जिससे कि कृषि करना जो है वो आसान हो गया। और जब कृषि करना आसान हो गया तो उपज बढ़ी, और उपज बढ़ने के साथ साथ जो है सरप्लस उत्पादन जो है यहाँ होने लगा। और सरप्लस उत्पादन जब हो गया तो फिर विदेशों में भी इसका आयात निर्यात होने लगा, जिससे कि इसका व्यापार वाणिज्य भी खूब फला फूला, जिसके कारण कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो है वो आपका मगध महाजनपद बन गया। दोस्तों मगध महाजनपद पे समय समय पे कई वंशों ने शासन किया है। इसमें सबसे पहले जो जानकारी मिलती है वो है आपकी बृहदत्त वंश। हालांकि इसकी ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलती है, इसकी जानकारी हमको पुराण और महाभारत से प्राप्त होती है। इसके किसी भी प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत जो है वो नहीं मिलते हैं। इसके बाद जो आपका दूसरा वंश इस महाजनपद पे आया वो था आपका हर्यक वंश। दोस्तों हर्यक वंश में जो है कुछ इंपॉर्टेंट शासक हुए हैं, जैसे कि बिंबिसार हुआ है, अजातशत्रु हुआ है, उदयन हुआ है, मुंडक हुआ है, और नागदशक या फिर इसी को दर्शक कहा जाता है। दोस्तों बिंबिसार जो है वो इस हर्यक वंश का संस्थापक था, और इसको जो है श्रोणिक भी कहा जाता है। और ये जो है कुणिक उपनाम से जो है इसकी चर्चा जो है अभिलेखों में प्राप्त होती है। और इसी अजातशत्रु के समय जो है वो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराया जाता है राजगृह में। इसके बाद दोस्तों जो उदयन था, उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसके पहले जो राजधानी थी वो राजगृह थी, जबकि उदयन ने जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। इसके बाद जो एक शासक मुंडक भी हुआ, इसकी कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। उसके बाद नागदशक जो है वो इस वंश का अंतिम शासक हुआ, जिसकी हत्या जो है वो शिशुपाल ने कर दी। दोस्तों इसमें बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की, अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की, उदयन की हत्या मुंडक ने की, और फिर नागदशक की हत्या जो है वो शिशुपाल ने कर दी। इसलिए इस हर्यक वंश को जो है वो पितृहंता वंश भी इसको कहा जाता है, इस हर्यक वंश को। इसके बाद शिशुपाल ने जो है नागदशक की हत्या करके शिशुपाल वंश की स्थापना की। इसमें कुल दो प्रमुख शासक हुए, एक है आपका शिशुनाग और दूसरा है आपका कालाशोक। दोस्तों शिशुनाग ने जो है वो अवंती और वत्स को जो है इस महाजनपद में उसका विलय कर लिया। अवंती और वत्स महाजनपद का इस मगध में जो है इसका विलय जो है शिशुपाल ने किया, जबकि कालाशोक के समय जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया जाता है वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो वैशाली में कालाशोक के द्वारा जो है, कालाशोक की अध्यक्षता में इसका आयोजन कराया जाता है। इसके बाद जो है कालाशोक के बाद जो है नंद वंश की स्थापना हुई। नंद वंश में 3 शासक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक है महानंदिन, दूसरा है महापदम नंद और तीसरा है घनानंद। दोस्तों महानंदिन जो था वो इस नंद वंश का संस्थापक था, जिसको कि भार्गव, एकराट या फिर अपरोप परशुराम इसकी उपाधियां थी। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। महानंदिन की उपाधि जो है वो भार्गव, एकराट और अपरोप परशुराम थी। दोस्तों इसके बाद जो महापदम नंद हुआ, महापदम नंद ने वो तनुशील नहर का निर्माण जो है अपने क्षेत्र में करवाया, और इस तरह से नहरों के निर्माण का प्रथम साक्ष्य जो है
वो महापद्म नंद के द्वारा मिलता है कि महापद्म नंद ने तनुशील नामक नहर का निर्माण जो है वो करवाया। इसके बाद दोस्तों नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद, और इसकी जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की। और मौर्य वंश जो है भारत में पहली बार एक मौर्यों ने जो है साम्राज्य की स्थापना की। तो भारत में पहली बार साम्राज्य की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की, मौर्य वंश की स्थापना करके। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी हमको मैसेज करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मौर्य वंश के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम मौर्य वंश को जो है विधिवत रूप से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके परीक्षाओं में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।